अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफियत से होंगे। वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ आयरलैंड स्टडी वीज़ा गाइड। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप पहले पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देख लें, जिसमें मैंने आयरलैंड के स्टडी वीज़ा के बारे में आप लोगों को ब्रीफली इंट्रोड्यूस करवाया, ऐसे प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया है जहाँ से आप अपने लिए बैचलर्स और मास्टर्स के प्रोग्राम फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है जी ओवरऑल प्रोसेस फॉर वीज़ा और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी मैंने शेयर की हैं। आज की इस वीडियो में पार्ट 2 में हम बात करेंगे एक्सपेंसेस के बारे में कि जब आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं आयरलैंड का तो उसमें कितने एक्सपेंस आते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि टोटल हर एक हिडन कॉस्ट भी इसमें इंक्लूड करूं और आप लोगों के साथ मैक्सिमम इंफॉर्मेशन शेयर करूं। नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओवरऑल आप वहां पर रहकर अपने एक्सपेंसेस को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं और वहां पर कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। आप बीइंग अ स्टूडेंट वहां पर मैक्सिमम कितना अर्न करते हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जब आप आयरलैंड का स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सी कॉस्ट आपको फेस करनी पड़ती है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है जी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी। अगर तो आप लोग कैटेगरी सी का वीज़ा फाइल कर रहे हैं तो इसकी कॉस्ट तकरीबन 60 यूरोज़ होती है, और अगर आप लोग कैटेगरी डी का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी कॉस्ट तकरीबन 100 यूरोज़ होती है। कैटेगरी सी उन लोगों के लिए है जिनके कोर्स की ड्यूरेशन जो सी है वो 90 डेज से कम है, और कैटेगरी डी उन लोगों के लिए है जो हायर एजुकेशन यानी बैचलर्स और मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। याद रखें, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी टोटली नॉन रिफंडेबल है। चाहे आपका वीज़ा अप्रूव हो या रिजेक्ट हो, ये फ़ी आपको वापस नहीं की जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आती है जी ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस वेरी करती है, डिपेंड करती है आपके कोर्स और यूनिवर्सिटी पर। लेकिन अगर मैं एवरेज कॉस्ट की बात करूं, अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करते हैं, बैचलर कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं आयरलैंड में, तो उसकी एवरेज कॉस्ट 9,000 से स्टार्ट होकर 12,000 14,000 पर ईयर तक भी जाती है। लेकिन अगर मैं मास्टर्स की बात करूं, आयरलैंड में मास्टर 1 ईयर का होता है और इसकी एवरेज कॉस्ट भी 12,000 यूरोज पर ईयर होती है। अगर इसके साथ साथ मैं मेडिकल फील्ड्स की बात करूं तो यहाँ पर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि बीइंग अ स्टूडेंट क्या आप ये कॉस्ट वहाँ पर बियर कर सकते हैं, क्या आप अपनी ट्यूशन फीस अर्न कर सकते हैं। 100% नहीं तो कितने परसेंट आप अर्न कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट मुझे आयरलैंड से देख रहा है तो कमेंट सेक्शन में अपने दूसरे फेलोज के साथ ज़रूर शेयर करें कि आप मैक्सिमम कितने परसेंट अपनी ट्यूशन फीस का अर्न करते हैं इन अ ईयर। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी प्रूफ ऑफ फंड्स। इसको मैं पर्सनली कॉस्ट कंसीडर नहीं करता, लेकिन इसको पार्ट ऑफ कॉस्ट कंसीडर ज़रूर करता हूं क्योंकि समहाउ आप लोगों को इसको अरेंज करना पड़ता है। जब आप लोग स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं आयरलैंड का तो आप लोगों को अपने बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट शो करवानी होती है जो आपके लिविंग एक्सपेंस के बराबर होती है इन अ ईयर। अगर मैं बात करूँ यूरोज़ में तो ये तकरीबन 10,000 यूरोज़ बनते हैं, और अगर आप मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट तकरीबन 3 मिलियन से 3.5 मिलियन लाजमी होनी चाहिए। और अगर आप मुझे इंडिया से देख रहे हैं तो ये तकरीबन 1 मिलियन इंडियन रुपीस आपके अकाउंट में ज़रूर होने चाहिए। ये आपका पर्सनल अकाउंट भी हो सकता है, आप अपनी स्टडीज़ को खुद फाइनेंस भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप अपने गार्डियंस या स्पॉन्सर कोई भी आपका रिलेटिव आप उसको भी अपना स्पॉन्सर शो करके उसके प्रूफ ऑफ फंड्स को भी अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ सबमिट कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ फंड एक लाजमी पार्ट है और ये इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। आपके वीज़ा के चांसेस इंक्रीज करने के लिए आप लोगों ने इसमें बिल्कुल भी कोई भी फॉर्जरी नहीं करनी। आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल सॉलिड और स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए। आप लोगों के पास मनी ट्रेल टोटली होनी चाहिए कि आप लोगों के पास ये पैसा कहाँ से आया। समहाउ वो अगर आपसे क्वेश्चन करते हैं कि
कि आपने ये पैसा कहाँ से कमाया, तो आपके पास उसकी मनी ट्रेल लाजमी होनी चाहिए। नेक्स्ट कॉस्ट हमारे पास आती है जी अकोमोडेशन कॉस्ट। जब आप स्टडी के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को वहाँ पर कहीं पर रहना भी होता है, कोई रूम भी रिक्वायर्ड होता है ताकि आप अपनी स्टडी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस कंप्लीट कर सकें। अकोमोडेशन काफ़ी एक्सपेंसिव है। आयरलैंड जैसे मुल्क में तकरीबन आपका मंथली एक्सपेंस 400 to 600 यूरोस भी हो सकता है। डिपेंड करता है आप किस सिटी और किस एरिया में रह रहे हैं, लोकेशन पर ये डिपेंड करता है। अगर आप स्टूडेंट डॉर्म्स में रहते हैं तो आप अपने कुछ पैसे बचा सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन में दूसरे स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं तो इसमें भी आप अपने काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। लेकिन अगर मैं एवरेज कॉस्ट की बात करूं तो यहाँ पर तकरीबन 500-600 यूरोस आपकी एवरेज कॉस्ट है आयरलैंड में लिविंग पर मंथ की। अगर मैं पर मंथ फूड की बात करूं तो एवरेज कॉस्ट वहां पर स्टूडेंट 150 to 300 यूरोस आती है, लेकिन आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप लोग आल्डी और लीडल जैसे सुपर स्टोर से अपनी मंथली ग्रॉसरी करें और बल्क में ग्रॉसरी करें ताकि आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास आती है जी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इसकी मैं एवरेज बात करूं तो पर मंथ आप लोगों के 50 to 100 यूरोस, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो आपकी 50 to 100 यूरोस कॉस्ट आती है। लेकिन आप इसको भी सेव कर सकते हैं। आगे जाके मैं आप लोगों के साथ कुछ मनी सेविंग टिप्स भी शेयर करने वाला हूं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे खर्चों की जो हिडन होते हैं, मोस्टली स्टूडेंट उनको इग्नोर या मिस कर देते हैं। उसमें सबसे पहले आप लोगों की री एप्लीकेशन फ़ी। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आप लोगों को री अप्लाई करने के लिए दोबारा से फ़ी पे करनी पड़ती है। सेकंड, अगर आप लोगों का कोई डॉक्यूमेंट इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं है तो आप लोगों को अपना डॉक्यूमेंट इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए भी कुछ फ़ी पे करनी पड़ती है। इसको भी मैं हिडन कॉस्ट में कंसीडर करता हूँ। थर्ड, अगर आप लोगों ने कोई अपना डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाना है, फॉर एग्जांपल अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप लोग अपनी बैचलर्स और इंटर और मैट्रिक की डिग्री जो सी है वो अटेस्ट करवाना चाहते हैं फ्रॉम HEC और IBCC, तो उसमें भी कुछ कॉस्ट आती है और इसको भी हम हिडन कॉस्ट में कंसीडर करते हैं। बहुत से स्टूडेंट इसको ओवरऑल कॉस्ट में मिस कर जाते हैं। नेक्स्ट, कुछ केसेस में हमारे पास अपॉइंटमेंट्स, एम्बेसी अपॉइंटमेंट के लिए भी हमें कुछ फ़ी पे करनी पड़ती है, और ये भी कंट्री टू कंट्री और लोकेशन टू लोकेशन वेरी कर सकती है। इसको भी मैं हिडन कॉस्ट में इंक्लूड करता हूँ। अब बात करते हैं जी मनी सेविंग टिप्स के बारे में कि किस तरह और किस एरियाज़ में आप अपने पैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं अकोमोडेशन की बात करूं, अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन में दूसरे स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं तो आप लोग अपनी अकोमोडेशन कॉस्ट को कम कर सकते हैं, और इसके अलावा doff.ie और rent.ie पे आपको अफोर्डेबल ऑफर्स भी मिल सकती हैं। सेकंड आता है हमारे पास ग्रॉसरी। अगर आप लोग अपनी ग्रॉसरी आल्डी और लीडल जैसे सुपर स्टोर से करते हैं तो इसमें भी आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास आता है जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर आप स्टूडेंट लीप कार्ड यूज करते हैं तो इसमें भी आप अपनी मंथली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम कर सकते हैं। ये था जी हमारे पास आइलैंड स्टडी वीज़ा का कंप्लीट ब्रेकडाउन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस इंफॉर्मेशन में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, लेकिन स्टिल अगर आप लोगों के अभी भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछिएगा, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं पार्ट 3 में, जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जॉब अपॉर्चुनिटीज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि बीइंग अ स्टूडेंट आप लोगों के पास वहां पर कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, वेज स्केल कितना है, और इसके अलावा आप लोग कैसे जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली एपिसोड में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।